नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप इस वक्त देख रहे हैं CGNN लाइव। क्योंकि आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जिस तरह से रिश्तों को लेकर के कसावट हो रही है और भरोसा संवाद के बीच कहीं ना कहीं जो दूरियां रिश्तों को लेकर के देखने मिल रही है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि ऐसे दौर में रिश्तों को किस तरह से बचाया जा सके, रिश्तों में किस तरह से निभाया जा सके, क्योंकि संवाद विश्वास ये कहीं ना कहीं वक्त के साथ हम खोते जा रहे हैं और इस वक्त प्यार भरोसा और संवाद परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर आज हमारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है लाइफ कोच, स्टाइल कोच के रूप में लंबे समय से काम करने वाली मनीषा अग्रवाल जी हमारे साथ मौजूद है। मनीषा जी, आपका पहले तो स्वागत है। मनीषा जी, जिस तरह से मेरा पहला ये सवाल ये है, क्योंकि हम जिस तरह से अपनी दिनचर्या व्यस्तम दिनचर्याओं में से रिश्तों को बचाने के लिए जिस तरह से हम परीक्षा दे रहे, तो किस तरह से रिश्तों को बचाया जाना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैं सवाल ये कर लेता हूँ कि लाइफ कोच होता क्या है पहले, क्योंकि हमारे दर्शकों को ये भी जानना चाहिए कि लाइफ कोच होता क्या है और आप किस तरह से इस फील्ड में आई और कैसे आपकी जिज्ञासा जगी कि इस पर काम करना चाहिए। तो मैं आपको ये ब्रीफ कर दूं कि जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, या हम मेंटली बीमार पड़ते हैं तो हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। पर जो लोग बीमार पड़ने के पहले ही प्रिकॉशनरी कुछ जानना चाहते हैं कि हमें बीमार पड़ना ही नहीं है, ना फिजिकल ना मेंटल, वो कहाँ जाएंगे? तो वो लाइफ कोच के पास जाते हैं। यानी कि बचपन से हमें कोई ऐसा मैनुअल नहीं दिया गया कि कोई भी सिचुएशंस आएगी, लाइफ तो अप डाउन रहने वाली है, ट्रिगर आते रहेंगे, लाइफ का ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हमें क्या रिएक्शन देना या क्या रिस्पॉन्ड देना, वो हमें कभी सिखाया नहीं गया। तो वो ही लाइफ कोच का काम होता है। यानी कि हमको यदि लाइफ में कुछ भी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना है, चाहे वो रिलेशन हो, पैसा हो या हेल्थ हो, उसके लिए हमको हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना होता है। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है और उसको कैसे, उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए क्या डेली प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे हम सब अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके, यही ट्रेनिंग देने का काम लाइफ कोच करते हैं। तो किस तरह से, क्योंकि देखिए इस वक्त अगर हम बात करें, रिश्ते में भरोसा टूट रहा है और ऐसे दौर में उसे दोबारा कैसे बचाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती है। यदि रिश्ते टूटने की बात करें तो इसमें यदि हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को ले रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता क्यों टूटता है? क्योंकि एक तो पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है लोगों का, और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा फ्रीक्वेंसी पे बात करती हूँ कि हम जाने अनजाने में, जैसे इसको मैं फिर से डाइट से जोड़ रही हूँ, जैसे हमको पता है कि हमको जंक फूड नहीं खाना है, हमारी हेल्थ ख़राब होगी। सेम वैसे ही हमको पता है कि हमें बुरी चीज़ें नहीं देखनी है, सुननी है, बोलनी है। उसके बावजूद हम मीडिया में भी बुरा देखते हैं, हम दिन भर लोगों की गॉसिप में भी, लोगों की गॉसिप में भी बुरा सुनते हैं कि कितना बुरा हो रहा है। और मतलब हम अपने पांचों इंद्रियों से केवल बुराई और बुराई कंज्यूम कर रहे हैं जाने अनजाने में। बहुत सालों तक जब हम ये कंज्यूम करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, दुनिया इतनी ही बुरी है, लोग इतने ही बुरे हैं। और फिर जब हम सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में आते हैं तो हम उसको उसी चश्मे से देखते हैं। यदि मैं आज यहाँ बैठी हूँ और आपने भले ब्लू कलर का शर्ट पहना है या वाइट कलर का शर्ट पहना है ब्लू जैकेट के साथ, मैं ग्रीन चश्मा लगाऊंगी तो मुझे वो ग्रीन कलर दिखेगा। तो हम उसी अपने चश्मे की नज़रों से दुनिया को जब देखते हैं तो दुनिया हमें बहुत ख़राब लगती है, और इसी वजह से रिश्ते टूटते जाते हैं। क्योंकि लोग पहले से ही अज्यूम करके चलते हैं, हस्बैंड्स तो इतने ही बुरे होते हैं, वाइफ तो ऐसी ही होती है, सास में तो ऐसी ही होती है। मतलब जो हमने आम बोलचाल, मतलब अपनी ज़िंदगी में जो सुना है दूसरों से, उसको ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। इसी का नतीजा होता है कि रिश्तों में जो, मतलब हमारा फेथ लेवल बहुत कम हो गया है। अभी हम कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान पर फेथ कर ही नहीं पाता है, जबकि एक्चुअल जो हमारी ह्यूमैनिटी है, हमारा जो कोर नेचर है, वो सबका बहुत प्योर है, भगवान ने बहुत प्योर बनाया। पर हम ऐसा सिचुएशंस अपने सराउंडिंग में बना लेते हैं जिसकी वजह से सिचुएशन सब ऊपर नीचे होने लगती है, और रिश्तों की बुनियाद ही भरोसे पर टिकी होती है। लेकिन अब मैं भरोसा और विश्वास से रिश्ते की बुनियाद तो होती है, लेकिन जब उसमें शक और असुरक्षा की भावना जब जो है रिश्तों को में पैदा हो जाए, तो ऐसे रिश्तों को किस तरह से बचाना चाहिए? क्योंकि देखिए, रिश्ते की बुनियाद जो है वो भरोसा है और समझ है, लेकिन इन दोनों के बीच शक और असुरक्षा आ जाए तो ऐसे रिश्ते को किस तरह से बचाना चाहिए?
देखिए, एक एक चीज़ को लेते हैं। पहले हम शक को लेते हैं। यदि हम शक में लेते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो मोस्टली शक का एक कॉमन प्रॉब्लम जो अभी हम सुनने में आता है कि या तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए हैं, उस पर शक हो रहा है, या तो मतलब कहीं ना कहीं शक कहाँ हम करते हैं कि मेरा ये पार्टनर कहीं और किसी से के साथ तो नहीं इन्वॉल्व है, यहाँ एक शक आता है। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि शक की बुनियाद हमेशा बेबुनियादी होती है। मतलब शक हम अंदाज से करते हैं, जबकि रिश्ता यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो वो एक आज़ादी चाहता है। मतलब आप यदि किसी से कुछ बातचीत भी कर लेते हैं और आपका पार्टनर यदि ये सोच के इस शक में आ जाए कि पता नहीं इनके रिश्ते कहाँ तक है, क्या है, तो उससे बेटर है कि आप संवाद कीजिए। आप यदि उससे बातचीत करेंगे तो वो सब चीज़ें खुल के सामने आएंगी और आप उस चीज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। जबकि हम उसको अंदर ही अंदर अपने मन में गांठों को बनाते जाते हैं और अपनी ही नेगेटिविटी से एक ऐसा जाल बुन लेते हैं जिसमें हम खुद ही फंस जाते हैं। इसको हम NLP की लैंग्वेज में डिस्टॉर्शन कहते हैं। डिस्टॉर्शन एक ऐसा टेक्निकल वर्ड है जिसमें कोई छोटी सी सिचुएशन है, इसको हम 10 टाइम्स अपने ही मन में बना लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल मैं आपको दूं कि यदि बेटा बाहर गया है आपका, रात को 9 बजे गया है और आपने उसे मोबाइल दिया था कि भाई तुम 9:30 तक आ जाना, 9:30 तक वो वापस नहीं आता है और 10 बजे तक यदि वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहा है, उतनी देर में आप कितना कुछ सोच डालेंगे उसके बारे में कि पता नहीं कहाँ अटका है, क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया क्या, ये सही है नहीं है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। मतलब आप उसके बारे में है। वो पूरे नेगेटिव ही ख्याल बुनेंगे, आप एक भी पॉजिटिव नहीं सोचेंगे कि हाँ ठीक है कुछ और वजह से वो ऐसा नहीं रिस्पॉन्ड कर पा रहा है। तो इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। मतलब हम एक्चुअल सिचुएशन यदि हम बोले कि 1 to 10 के रेशियो में 1 है, तो उसको हम एकदम 10 के रेशियो तक केवल ख्याली पुलाव से बना लेते हैं। तो शक भी सेम यही है कि रिश्तों में जब शक एकदम प्योरली नेगेटिव एनर्जी है और ये नेगेटिव एनर्जी से हम इसको डिस्टॉर्शन के थ्रू 10 टाइम्स बढ़ा लेते हैं और फिर वहाँ रिश्ते टूटते हैं। ये तो हकीकत है कि कहीं ना कहीं जो आवरा बनता है उसके बाद रिश्तों में कड़वाहट होती है, रिश्ते फिर जो है शक के दायरे में आते हैं, या कभी ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे व्यक्ति शक पैदा कर लेता है और उसके बाद, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं ऐसा भी कहा नहीं, जाता है। हाँ, मगर बिल्कुल शक का कोई इलाज है कैसे में? बिल्कुल है, क्योंकि यदि हम ये अवेयर हो जाएं कि ये शक मुझे ही ज़्यादा नुकसान दे रहा है, हाँ। क्योंकि इससे न केवल मेरे रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, मेरा हेल्थ भी ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप बार बार ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या पता क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अब आपका बच्चा यदि सोशल मीडिया में एक्टिव है, यदि वो लैपटॉप पे या काफ़ी देर, आप माँ बाप एज ए मदर फादर आप क्या करते हैं, बार बार ये शक करते हैं कि कहीं वो सोशल मीडिया में अपना टाइम तो नहीं बर्बाद कर रहा। मतलब बार बार हाँ। ऐसा होता है कि माँ बाप भी अपने बच्चे के लिए कभी भी ये नहीं सोचते कि नहीं वो पढ़ाई कर रहा होगा या कुछ अच्छा कर रहा होगा। तो ये जो शक की बुनियाद है, ये जैसे आपको पता चले कि शक मेरे ऊपर हावी हो रहा है, आप उसको प्रैक्टिसेस से, डेली प्रैक्टिसेस से ठीक कर सकते हैं। लाइक हम बहुत सारी प्रैक्टिसेस बताते हैं, जैसे होपोनोपोनो प्रेयर है, EFT प्रैक्टिसेस हैं, प्लस बहुत सारे ऐसे NLP की प्रैक्टिसेस हैं, मेंटल मूवी बनवाना है, बहुत सारे हम टेक्निकल चीज़ें बताते हैं, 20+ मोडालिटीज़ के साथ काम करते हैं, जिससे आप अपनी लाइफ में जितने भी नेगेटिव ट्रैप में आप फंसे हुए हैं उससे बाहर निकलकर पॉजिटिव हो सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच अक्सर जो रिश्तों के टूटने की वजह होती वो शक होता है। ये एक पहला का ये वजह ये कि इसमें मगर हर रिश्ते में रिश्तों की जो डोर डगमगा रही है वो शक ही है। हाँ, ये देखा गया है। एक्चुअली यदि मैं हकीकत में कहूँ तो रिश्तों की डोर इसलिए डगमगा रही है क्योंकि हमने अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करके नहीं रखा है। हम आज भी बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स के साथ, नेगेटिव थॉट्स के साथ जी रहे हैं और हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत लो है। अभी जैसा यदि हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहें तो कलयुग का समय है, तो कलयुग के समय में हम बहुत ज़्यादा सत्युगी आचरण कर नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत लो है और ये फ्रीक्वेंसीज का ही रिजल्ट है ये जो शक, ये डर और ये जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, हाँ। ये इसी का रिजल्ट है। अच्छा, मगर एक बात ये भी पैदा होती है कि रिश्ते में स्पेस के जो स्पेस देने को कितना महत्व दिया जाना चाहिए और वो क्या ऐसा मतलब स्पेस देना जरूरी है रिश्ते को लेकर के? यस, मैं तो ऐसा मानती हूँ कि रिश्तों में स्पेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो रिश्ता ब्रीद कर पाएगा, यानी कि वो रिश्ता उतना ही फलित फूलित होगा। हम मोस्टली क्या करते हैं कि यदि ये मेरा पार्टनर है तो ये केवल मेरा है,
ऐसा कह के हम उसे एकदम Bounded कर देते हैं। बाउंडेड कर लेना चाहते हैं कि ये इसका दिन और रात और इसका 24 घंटा मेरे ही इर्द गिर्द होना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड के साथ हो चाहे ये वाइफ के साथ है, या गर्लफ्रेंड के दोनों साथ ही, या गर्लफ्रेंड के साथ है, दोनों, और या फिर बच्चों के साथ भी। माँ बाप भी ऐसा कर रहे हैं अभी तो, क्योंकि एक एक बच्चे हैं तो वो पूरे टाइम उस बच्चे की लाइफ में इन्वॉल्व है, या बच्चा पूरी तरह से वो माँ बाप पे डिपेंडेंट है। कोई भी रिश्ते को आप देखो, उसे सांस लेने दीजिए, उसे स्पेस देने दीजिए, और यदि आप एक्चुअल में किसी से प्यार करते हैं तो उसे आज़ाद छोड़ दीजिए, वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जाएगा, वो लौट कर आप ही के पास आएगा। और यदि वो आपकी किस्मत में है तो वो आप ही के पास आएगा। पर हम वो आज़ाद छोड़ते ही नहीं, हम उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, और जबकि वो पूरी ताकत बेकार जाती है। ये तो हकीकत है। लेकिन आप इस बातचीत के दौरान आपने एक संवाद का जिक्र किया, कम्युनिकेशन, यस, जो रिश्तों को बनाने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। हालांकि पार्टनर से खुलकर बात करने की शुरुआत कैसे मतलब करनी चाहिए, और हर बात उनसे शेयर करनी चाहिए? यस। पहला तो आप ये जानना चाहेंगे आपसे कि पार्टनर से खुल के बात करने की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि अक्सर ये संकोच होता है कि मैं क्या बात बोलूं, मैं क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं। ये अक्सर जो है, चाहे वो मियाँ बीवी के दरमियान हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान हो, रिश्तों में अक्सर जो है ये संवाद जो है वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मगर संवाद की कमी जो है वो कहीं ना कहीं रिश्तों को जो है वो करती है। लेकिन यही मेरे से सवाल है कि पार्टनर से खुलकर शुरुआत कहाँ से करें? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी रिश्ते जो है ना, ये दिल से जुड़े होते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और यदि आप दिल से दिल की बातचीत करते हैं ना, तो उसमें वर्ड्स मैटर नहीं करते। हम सोचते हैं कि हम बहुत सजाकर बहुत अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, लेकिन अंदर में हम कुछ बातों को छुपा कर रखेंगे तो वो कहीं पे भी वर्क नहीं करेगा। मतलब आप अंदर से जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं और आप जो कर रहे हैं, उसमें सब में अलाइनमेंट चाहिए। आपके FTBA में अलाइनमेंट चाहिए, फीलिंग्स, बिलीफ, थॉट्स और एक्शंस। अच्छा। FTBA, इसमें अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, अंदर अंदर तो सोचते हैं कि अरे हम क्या छुपा लें, क्या ये बताना ठीक है नहीं है, हम पूरे डाउट में हैं पूरा। और ऊपर से हम कितनी भी मीठी बात करें, कितनी भी मीठी बात करें, आप कैसे भी शुरुआत कीजिए, कैसे भी एंड कीजिए, वो आपका सोल्यूशन नहीं देगा। एक्चुअल में आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आपकी भावनाएं पहले ट्रैवल करती है, आपकी फीलिंग्स पहले ट्रैवल करती है, बाद में आपके वर्ड्स जाते हैं। आप देख लेना, आपसे कोई कुछ ना भी बात करे, बट कभी कभी आप बहुत कंफर्टेबल होंगे किसी के साथ बैठने के लिए, पर कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ मुझे एकदम अनकंफर्टेबल लग रहा है, जबकि आपने कुछ बातचीत ही नहीं की, कुछ किसी के आपका कुछ उसके साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो ये क्या थी? ये उसकी फीलिंग थी, इसकी थॉट्स थी, उसका ऑरा था जो आपको ट्रिगर कर रहा था। तो इसीलिए कोई भी रिश्ता हो वो दिल से सच्चा होगा, तो उसमें आपको कुछ पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ शुरुआत के लिए कुछ जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से शुरू करें यहाँ एंड करें। आप खुल के अपने मन की बात को जैसी लैंग्वेज में, जैसी भी शब्दों के साथ आप व्यक्त करेंगे ना, यदि वो रिश्ता सच्चा है और आपकी बॉन्डिंग उनके साथ स्ट्रांग है, तो वो सक्सेसफुल होगा ही होगा। अच्छा, मगर एक बात और देखा गया है कि रिश्तों में चुप्पी एक जो है, चुप्पी कितनी खतरनाक है रिश्तों में, खासकर रिलेशनशिप पे? बहुत खतरनाक है, स्पेशली जब आपकी नाराज़गी होती है किसी से, किसी चीज़ को लेकर, और यदि उसमें से सामने वाला पर्सन चुप्पी धार ले, तो आप ये समझ लो कि वो जो आपकी जैसे सपोज़ कि हस्बैंड ने चुप्पी रख ली और वाइफ उससे नाराज़ है, तो आप ये मान लो कि वो वाइफ का जो नाराज़गी है ना, वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी उतनी देरी में, जितनी देर तक वो हस्बैंड चुप्पी रखता है। हम ये सोचते हैं कि यदि मैं बोलूँगा तो हमारा झगड़ा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। यदि आप मन से सोचते हैं कि कोई भी सिचुएशन हो, उसमें दोषी कोई भी हो, बट मेरे लिए ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि झुकता वही है जो मजबूत होता है। तो क्योंकि जिसमें अकड़ होगी तो वो तो टूट जाएगा। तो है ना, यदि आप में मैच्योरिटी है किसी भी रिश्ते में और आप झुकना प्रेफर करते हो, तो आप बहुत प्यार से एक्सेप्ट कीजिए सामने वाले पर्सन को और सिचुएशन को एज इट इज़। उसको बदलने की कोशिश मत कीजिए कि उसमें ये अच्छा हो जाए तो ठीक हो जाएगा, ये अच्छा हो जाए तो ठीक हो जाएगा। एज इट इज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए, नेचुरली एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको मतलब, और कभी भी संवाद बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिश्ते में, क्योंकि यदि आप खुल के अपनी बात जाहिर कर पाएंगे तो ये ऐसा होगा कि वो जो घाव है वो भरते जाएगा। अदरवाइज आप चुप्पी रख लेते हैं तो यानी ऊपर से आपने उसको ढक दिया, बट वो अंदर अंदर पक रहा है। हाँ, अब हमने नॉर्मली ज़िंदगी में देखा कि कोई परेशान है तो आप उससे जब बात करते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, तो वो खुल करके अपनी बात हमारे पास महसूस करता है, अपना समझता है। इसलिए कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण
जो है वो रिश्तों पे है। लेकिन इसी के बात करें, क्योंकि कई बार झगड़े हो जाते हैं रिश्तों को लेकर के, चाहे मियाँ बीवी के दरमियान बात करें, रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें, सारे रिश्तों को अगर हम तरजीह दे दें तो झगड़े के दौरान आपा भी नहीं खोना है और शब्द शब्द जो है वो सही चयन करना है। तो ये कैसा होगा? क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति होती है कि जब वो गुस्से पे होता है, झगड़ा करने के, तो वो गुस्से पे होता है, कुछ भी बोल देता है। तो ऐसे में सही शब्दों का चुनाव कैसा करे व्यक्ति? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जो भी हम अंदर से होते हैं उसका मिरर इफेक्ट होता है कि हम सामने से होते हैं। बिल्कुल। मतलब यदि अंदर में आपने बहुत सारा कचरा भर के रखा है और उसको आप चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करेंगे, वहाँ मच्छर मक्खी आएंगी। कचरे के डब्बे को आप कितना जाहिर सी भी बात ढक है। दीजिए, वहाँ आसपास मच्छर मक्खी आएंगे। बिल्कुल। तो सेम ऐसे यदि अंदर में हमने किसी भी रिश्ते को लेके कुछ भी नेगेटिविटी भर के रखी है तो वो आपकी जुबान पे आ ही जाएगी। आप उसको कितना भी ढाकने की कोशिश कीजिए और कितना भी पॉलिश करने की कोशिश कीजिए। तो बेटर है कि कोई भी रिश्ते को निभाने के लिए आप दिल से उसके लिए साफ रहिए, बनावटी ना हो। बनावटी मत रहिए। तो यदि आप जब बनावटीपन चला जाएगा तो आपके वर्ड्स ऑटोमेटिक मीठे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक आप बहुत अपनेपन से बात करेंगे। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि यदि घर पे कोई बीमार है, सपोज़ कि आपकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो वॉमिटिंग भी कर रही हैं, वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें कर रही है, पर आप क्यों नहीं इरिटेट होते हो? क्योंकि आपको पता है कि मुझे एज ए बेटा मुझे अपनी माँ की सेवा करनी है। तो वो यदि वो चिड़चिड़ा भी रही हैं, वो बड़बड़ा भी रही हैं, तो आप कभी भी इरिटेट नहीं हो रहे हो, आप एक तरफा उस रिश्ते को निभा रहे हो। आप देखो, है ना, क्योंकि आपको लग रहा है उनकी स्थिति ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, यदि वो ऐसा रिएक्ट भी कर रही है तो सेम यही चीज़। लेकिन जब हमारी ऐसी कोई कंडीशन होती है कि हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो हम सोचते हैं कि वो भी मतलब बराबर में हम झगड़ते हैं। तो आप हमेशा ये सोचो इस सामने वाले की स्थिति ठीक नहीं है। यदि वो कभी भी इरिटेट हो रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कीजिए एज इट इज़। आज छोटे बच्चे को देखिए, वो अपनी माँ की गोद में शुशु पॉटी भी कर देगा तो भी वो उसको बहुत ही प्यार से ऐसा नहीं कि उसको दूर कर देगी अपने से। तो कैसे उसको एज इट इज़, तो एक्चुअल जो प्यार होता है उसमें पर्सन को, सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट किया जाता है। और हम इतने चूज़ी हो जाते हैं, हम इतनी चीज़ें निकाल, इसका ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इसका ये ठीक हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द रिलेशन में, जो एडल्ट के रिलेशन है, उसमें हम यही कंडीशनल हो जाते हैं। हाँ, सही है। मगर इसी दौरान बात करें, क्योंकि बार बार अगर रिलेशन में मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की ही बात कर लेता हूँ तो बार बार गुस्सा आता है, तो कैसे उसे जो है कैसे किया जाए? क्योंकि बात बात पे गुस्सा आने से कैसा करे, उस पर भी क्या है ये जानना है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों को लेकर के जहाँ पर गुस्सा होता है वहाँ रिश्ते खात्मे की दौर पर चला जाता है, एंड तक पहुँच जाता है। गुस्से पे मैंने कहा तुमको ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद नहीं, तुमने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, और इस बात पे ऐसी बात हो गई कि वो रिश्ता खत्म हो गया। तो गुस्से से ऐसे समय पर बात गुस्सा आने पर कैसा किया जा सके कि रिश्ता भी बना रहे और सारी चीज़ों का समस्या भी हल हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये लेते हैं कि गुस्सा आता ही क्यों है ना। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो हमारे अंदर होता है वही उभर के बाहर आता है। बाहर के सिचुएशन जो भी ट्रिगर करती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 ड्राम ले लीजिए, एक में पूरा पानी भरा है और एक में डीजल भरा हुआ है। अच्छा। डीजल भरा हुआ है, माचिस की तीली दोनों में डाल दीजिए आप। हाँ। माचिस की तीली सेम है, सेम माचिस की तीली दोनों में डाल दीजिए, एक तो बुझ जाएगी और एक आग लगा देगी। क्यों ऐसा? माचिस की तीली सेम थी, सिचुएशन सेम है, सामने आपका पार्टनर सेम है। आपके ड्राम में आपने क्या भर के रखा है? पानी भर के रखा है कि डीजल भर के रखा है? हाँ, क्या बात। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हम अपने इमोशनल बैलेंस पे, अपनी इमोशनल स्टेमिना पे वर्क नहीं करते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं कि रिश्ते सही नहीं है। आज सारी उम्मीद सामने वाले से पाल लेते हैं। आज एज ए लाइफ कोच हम यही तो सिखाते हैं कि आप कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कीजिए, जैसे हम जिम जाके धीरे धीरे पहले दिन 1 किलो का डंबल उठाते हैं, उसके बाद उठाते उठाते हम 50-100 तक भी शायद पहुंच जाते हैं। तो वो कितना इजी हो जाता है, वो हमारी फिजिकल स्टेमिना को बढ़ाता है। तो सेम ऐसे ही हम अपनी स्पिरिचुअल स्टेमिना को, अपनी मेंटल स्टेमिना को बढ़ा सकते हैं। यदि हम उसको बढ़ा लेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें तो हम ऐसे सॉल्व करके निकल जाएंगे। तो यही हम प्रैक्टिसेस में सिखाते हैं कि आपको सिचुएशंस कितना भी ट्रिगर करे। लोग जो बोलते हैं ना, सबसे पहले तो हम फर्स्ट लेसन में ये सिखाते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। हम मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ और इसकी वजह से ऐसा हुआ, मेरी लाइफ में ये नहीं होता तो ऐसा हो जाता। ऐसा कभी नहीं होता है। आप खुद पे यदि अपने अंदर झाँकेंगे, आप अपनी जिम्मेदारियाँ खुद लेंगे,
कि हाँ, यदि मैं आज किसी से नाराज हूँ तो वो भी मैं हूँ, और यदि मैं गुस्सा हूँ तो भी मैं हूँ, मैं चिड़चिड़ा रही हूँ तो भी मैं हूँ। मतलब हर चीज़ की जिम्मेदारी जब आप अपने ऊपर लेंगे तो आपको रिश्ते नज़र आने शुरू होंगे, और वो हम रियलाइज़ करवा देते हैं हमारे क्लाइंट्स को और लोगों को। तो कैसे कैसे वो रियलाइज होगा, कैसे समझा जाए? ये पूरी टेक्निक है, इसका पूरा प्रोसेस है। अच्छा। जो लोग लाइफ कोच के लिए आते हैं, लाइफ कोचिंग लेते हैं, आजकल लाइफ कोचिंग एक बहुत कॉमन ट्रेंड हो गया है। जैसे आप डाइट के लिए डाइटिशियन के पास जाते हैं कि आपको फिट रहना है, फिट क्या रहना है, और ज़्यादा एनर्जेटिक रहना है, तो अभी आप देखो कि जो नॉर्मल वेट वाला भी इंसान है वो भी डाइटिशियन के पास जा रहा है, क्योंकि उसको अपनी एनर्जी को हाई रखना है। सेम ऐसे ही अभी लाइफ कोचिंग लोग लेते हैं कि आप 1 घंटा ऑनलाइन क्लास करते हो हमारे साथ, और हम कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बताते हैं जहां आपको ये समझ में आता है कि आपको अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कोई छोटा बच्चा एक बार स्कूल गया और उसको किसी फ्रेंड ने मार दिया, उसे उसकी मम्मी को पता ही नहीं है कि उसे क्या बताना है। कोई तो उसे ऐसा जवाब देगा कि तू भी एक उल्टे पलट के मार के आ जाता। आजकल मार खाने वालों का जमाना ही नहीं है। कोई ऐसा बोलेगा कि तू साइड से बच के निकल जाता, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ। हाँ, अपने हिसाब से लोग सलाह देंगे। एग्जैक्टली किसी को पता ही नहीं है हाँ, कि क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए। और ऐसे करते करते लाइफ को हम इतना रैंडम जीते चले जाते हैं कि कुछ भी सिचुएशन आती है उसमें हम कुछ भी करते हैं। मतलब आप समझो कि हम रास्ते में भी गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, कांच बंद है 4 व्हीलर का, और अंदर से सामने वाले को गाली देते हुए जा रहे हैं। यदि कोई रोड क्रॉस कर रहा है, गलत कर रहा है, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम खुद को ही सामने वाले को सुनाई भी नहीं दे रहा है, पर इतने यूज्ड टू हो गए हैं। वहीं आपकी कोई गाड़ी को स्क्रैच लगा के चल जाए, हम उतरेंगे, एकदम पक्का पता है कि हम उतर के 2 गाली दे के उसे झगड़ा करेंगे ही करेंगे। तो मतलब ये सब चीजें इतने ऑटोमेटिक हो गई है, और एक्शन का रिएक्शन होगा मालूम है, फिर भी हम कर रहे हैं। हाँ, तो बस वही चीज़ें रिश्ते में भी हम कर रहे हैं कि हमने जो देखा कि हमारे यदि घर पे कोई भी पर्सन आपस में झगड़ा करते थे, या सास बहू में नहीं बनती थी, या माँ बाप में नहीं बनती थी, तो बस हमने अपना एक अजम्पशन बना लिया, या हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती थी, और फिर हम भी सेम पैटर्न्स को रिपीट करते जाते हैं। तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करता है और दूसरों को ब्लेम करके रिश्ते को खराब करता है। हालांकि इसी बीच एक सवाल आपसे है कि बार बार जो झगड़े होती है उसकी असल वजह क्या होती है? मैंने जो आपको बताया कि हम सभी लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते रहते हैं। ओके। हमारे मतलब आप समझ लो कि हमारे चक्रास भी अलाइन नहीं होते। यही सब वजह से, क्योंकि छोटी छोटी मिस्टेक जो हमने बचपन से लेकर आज तक की है, डे टू डे लाइफ में जब हम लाइफ कोचिंग में बताएंगे तो आप खुद ही रियलाइज़ कर पाते हैं कि अरे बाप रे, मैंने इतनी सारी मिस्टेक्स की है। ये सारी मिस्टेक्स ही असेंबल होके आपके रिश्तों को नाजुक कर देती है, और वहाँ पे आप झगड़ते हो। मतलब जो मैंने बताया कि अंदर से आप जो होते हो वही आप रेप्लिकेट करते हो। आप देखो, ऐसे भी लोग आपकी ज़िंदगी में आए होंगे जिनको आप कितनी भी कोशिश कर लो वो मुस्कुराते ही रहते हैं, नाराज ही नहीं होते। तो आप सोचो वो किस अलग मिट्टी के थोड़ी बने। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इतना हाई करके रखा है कि एक आप ही के घर में 2 इंसान ऐसे मिल जाएंगे आपको, जिसको थोड़ा सा किसी को पिनकाना हो, आप थोड़ा सा कुछ बोलिए, वो पलट के आपको 4 और जवाब दे देंगे। और एक जन होंगे जो बोले अरे यार छोड़ ना। आपके दोस्तों में ही ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, आप उसको कितना भी कड़वा बोल देंगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। और एक को आप कड़वा का क भी नहीं बोल पाए थे, उसके पहले तो उसने ड़ और व अपने मन से जोड़ दिया। सही है ना? ये हकीकत है। ये आप 7 पिलर की बात कर रहे थे, अभी चक्रास की बात की, तो वो 7 पिलर, वो चक्रास क्या है हम भी जानना चाहेंगे, ताकि हमारे लोग जाने। और जिस तरह से रिश्तों को लेकर के आज के दौर में चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है, रिश्तों को सही तौर से बनाने के लिए बताने की जरूरत पड़ी, ताकि लोग समझे कि वो 7 पिलर है क्या, जिसके आधार पर अपने रिश्तों को, अपनी जिंदगी को, अपने परिवार को, या अपने रिलेशनशिप को, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हम जिक्र कर ले, पारिवारिक रिश्ते की बात करें, उसको मजबूत बना सके। ये भी आप थोड़ा बताएं, इस पर प्रकाश डालें तो हमारे दर्शक जो है वो जाने। देखिए, हमारी जो बॉडी है, हमारी एक एनर्जी बॉडी होती है हमारी बॉडी के चारों तरफ, जिसको हम ऑरा बोलते हैं। आपने सुना होगा। हाँ। ये जो ऑरा है, यानी हमारी बॉडी कंटिन्यूस कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर रही है, इसी से ये ऑरा बनता है। तो हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं जिनका अलाइनमेंट में रहना बहुत ज़रूरी है यदि हम कुछ अच्छी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चाहते हैं। क्योंकि मैं आपको जैसा बार बार बता रही हूँ कि यदि हम लो फ्रिक्वेंसी पे हैं तो हम रिश्तों में हमारी गड़बड़ हो जाएगी, मतलब हमारे ज़िंदगी के डिसीजंस गड़बड़ होंगे,
हम गलत रिश्तों को अट्रैक्ट करेंगे, और उसके सही बाद है। जब उनके साथ इंटरेक्शन होगा तो हम कुछ गड़बड़ बोल जाएंगे या उनसे झगड़े होंगे, इस टाइप की होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है। हाई वाइब्रेशन में रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारे चक्रास अलाइन हो। इन चक्रास के बारे में मैं बता दूं, सबसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका सबसे डाउन पॉइंट में होता है हमारा रूट चक्रा, जो कि रेड कलर का होता है, और ये रोटी कपड़ा और मकान के लिए होता है। यदि रूट चक्रा का अलाइनमेंट सही नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा डर होता है, और हम छोटी छोटी सर्वाइवल की चीज़ों के लिए परेशान होते रहते हैं। उसके बाद उसके ऊपर आता है हमारा सैक्रल चक्रा, जो कि हमारे रिलेशनशिप के लिए होता है। ये रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपके सैक्रल चक्रा में कहीं भी कुछ भी डिस्टर्बेंस है तो आप समझ लो, ये नाभि के 4 इंच नीचे होता है। ये यहाँ पे सैक्रल चक्रा का अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी आपके रिश्ते, अच्छे रिश्ते आप अट्रैक्ट कर पाते हैं लाइफ में, और सबके साथ स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बना के रख सकते हैं। उसके ऊपर में होता है हमारा सोलर प्लेक्सस। सोलर प्लेक्सस होता है आपके आत्मसम्मान के लिए, जहाँ इम्यूनिटी होती है हमारी पूरी बॉडी की, और आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी सोलर प्लेक्सस से अलाइन होता है। इसके ऊपर होता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा अपने नाम से ही समझ में आता है कि ये प्यार लेने और प्यार देने की चीज़ है। यदि हार्ट चक्रा का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होता है तो हम ज़िंदगी में बहुत सारा प्यार होते हुए भी ना हम उसको महसूस नहीं करते। आप देखिएगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप पूछेंगे कि कैसा लग रहा है, ठीक ही था, मतलब उनके लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। मतलब कोई अच्छी जगह से भी यदि आप आएंगे तो देखेंगे कि ना उसके चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट है, ना उसके वर्ड्स पे कोई। उनका हार्ट चक्रा मिसअलाइन है, क्योंकि वो बहुत खुशी को, या कई बार आप ऐसे भी देखिएगा कि बहुत ज़्यादा हस्बैंड कर रहा है फिर भी वाइफ उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, वो समझ ही नहीं पा रही है, तो उसका भी हार्ट चक्रा का मेरा कैसे है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ जिस लेवल में, उससे समझ आपको तो समझ आ रहा होगा ना। उसमें अपन चर्चा कर लेंगे। तो हार्ट चक्रा से हम आते हैं थ्रोट चक्रा की ओर। थ्रोट चक्रा होता है जिससे हम थ्रोट चक्रा यदि एक्टिवेट कर लेते हैं तो हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ बोले तो पूरी दुनिया हमारी बात सुने। बिल्कुल। मतलब हम कोई भी चीज़ को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से रख पाए। जो आप बोल रहे हैं कि बातों को कहाँ से शुरू करें, कैसे ख़त्म करें, तो ये सारा चीज़ थ्रोट चक्रा से ऑपरेट होता है। कई बार आप देखते हो कई जगह आप बोलना बहुत कुछ चाहते हो पर आपके पास शब्द ही नहीं होते हैं। हाँ। ये सारा थ्रोट चक्रा का मिसअलाइनमेंट है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड आई चक्रा, जो कि दोनों भावों के बीच में होता है। ये है इंट्यूशन का चक्रा। इसमें हमें इंट्यूशन हो जाता है कि कौन कैसा है। जब आपको कहीं लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है या कभी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आपका ये थर्ड आई चक्रा का एक्टिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है क्राउन चक्रा, जो कि सिर के ऊपर भाग में होता है। और क्राउन चक्रा एक्सटेसी के लिए है, मोक्ष के लिए, या जो बड़े जो गुरुजन वगैरह हुए हैं, साधु संतों ने अपना क्राउन चक्रा एक्टिवेट करके रखा है। तो ये सारे चक्रा एक पर्टिकुलर धुरी पे घूमते हैं, एक एनर्जी जनरेट करते हैं, और ये जब बच्चा जन्म लेता है तो सब अलाइन होता है। इसीलिए बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, क्योंकि वो उसे आप देखिए, आप डांट दीजिए, झिड़क दीजिए, लेकिन फिर से वो आके आपसे चिपक सकता है। वो कभी याद नहीं रखता है कि आपने थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या किया था। तो वही चीज़ धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम अपने चक्रा को मिसअलाइन करते जाते हैं, और उसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव, और जिनके अलाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं वो लोग छोटी छोटी चीज़ों में दिन भर झगड़ते हैं, दिन भर वो उस अशांति के माहौल में रहते हैं। मतलब उसी का नतीजा होता है जिंदगी जो है वो असंतुलित हो जाती है। यस। और आप देखिए केवल 15 मिनट की प्रैक्टिस से हम चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा। और अभी तो आप देखेंगे जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं, दीपिका पादुकोण से लेके सब अपने इंटरव्यूज़ में केवल चक्रास की बात कर रही हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़, और जबकि ये हमारी भारतीय परंपरा का ही अंग है। मतलब हमारे साधु संतों ने इस चक्रास के बारे में बताया था, जो अभी मॉडर्न सोसाइटी में भी हमारी भारतीय परंपरा बहुत रिच की बात करें, बहुत समृद्ध है, बहुत हर क्षेत्र में। तो हमें अपनाना भी चाहिए, और हम भी ये मैसेज देंगे कि अपनी चीज़ों को अपनाएं। जिस 7 पिलर की मैं बात कर रही थी, ये हमारी ज़िंदगी को संतुलित बनाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की एक जो है। आप अपने चक्रास के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं वो भी बता दूं कि हमारे ऑडियंस भी खुद से खुद को जज कर सकते हैं। अच्छा। जो मैंने बताया कि बैलेंस होने से जो सिम्टम्स होते हैं, तो सेम ऐसे ही यदि आपका इम्बैलेंस है तो वो सिम्टम में आपको प्रॉब्लम, जहाँ आपकी प्रॉब्लम है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यदि आपके पास वर्ड्स नहीं है कोई भी चीज़ को बोलने के लिए, तो आपके थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम है। यदि आप अपनी बात को 100% अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से व्यक्त कर पाते हैं तो आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस है।
यदि आप जैसे सेम ऐसे ही रूट चक्रा से यदि हम ले, तो यदि आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि यार मुझे डे टू डे में ही प्रॉब्लम आ रही है, मेरे मतलब रोटी कपड़ा और मकान में ही मेरी दिक्कत चल रही है, तो आपका रूट चक्रा इम्बैलेंस है। इसके बहुत सारे मतलब छोटे छोटे प्रैक्टिसेस हैं, वाम लम, ये कुछ कुछ मंत्र हैं, इनके उच्चारण करवाते हैं मेडिटेशन में। तो ऐसे अलग अलग चक्रास के लिए अलग अलग इसका बहुत लंबा एक कोर्स है समझ लीजिए। तो उसको करके लोग सेल्फ प्रैक्टिस से कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में ये एक महत्वपूर्ण जगह भी रखता है। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि रिश्ते को कैसे बनाया जाए, कैसे बचाया जाए, इस पर है। क्योंकि ये दौर बहुत ज़्यादा इंसानों के बीच, हम व्यक्ति की बात करें, बिजी लाइफ चलता है। और बिजी लाइफ में अपने रिश्तों को कैसे सहमति दे, ये एक बड़ी चुनौती होती है। और अक्सर कर जो रिश्तों में जो दरारें होती है वो यही होता है कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, परिवार को समय नहीं देना, पार्टनर को समय नहीं देना, बच्चों को समय नहीं देना। तो ऐसे बिजी लाइफ में रिश्तों को, तमाम रिश्तों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, रिश्तों को समय कैसे दें? देखिए, इसका एकदम सिंपल सा एक रूल है कि हम सब केवल दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। यदि हम अपनी ज़िंदगी को 24 घंटे हमें मिले हैं, 8-8-8 के रेशो में डिवाइड कर दें, यानी कि 8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है, आप भी अच्छे से जानते हैं। 8 घंटा हम काम में देते हैं, कोई भी ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारा जो भी ऑफिस आवर्स होता है, बाकी आपके पास पूरा पूरा 8 घंटा बचता है। जबकि हम सभी ये बोलते हैं टाइम ही कहाँ है, टाइम ही कहाँ है। ये 8 घंटा जो होता है ये आपके लिए होता है, आपका खाना पीना, आपके रिलेशंस और आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें से भी टाइम को चुरा के सोशल मीडिया को दे देंगे, हम कोई ऐसी चीज़ों में अपने टाइम को बर्बाद कर देंगे जो कि कोई प्रोडक्टिव नहीं है। यदि हम सोच लें कि मुझे आधा घंटा अपनी माँ के पास बैठना ही है, मुझे 1 घंटा अपने बच्चे के साथ खेलना ही है, मुझे आधा घंटा अपनी वाइफ के साथ बैठना ही है, और यदि ऐसे हम टाइम डिवाइड कर लें और उसमें हम वो क्वालिटी टाइम दें, 100% आप वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टीवी भी चल रहा है, मोबाइल भी चल रहा है और आप हाँ तुम बोलो बोलो मैं सुन रहा हूँ और आप किसी और चीज़ में लगे हो, ऐसा नहीं। 100% यदि आप प्रेजेंट है ना, तो वो 1 घंटे का, आधा घंटे का क्वालिटी टाइम ही आपके रिश्तों को कितनी अच्छी, भले आधा घंटा दे मगर दे, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट। वो तो हमेशा से हर जगह, चाहे काम की बात करे, रिश्तों की बात करे, क्वालिटी जो है वो महत्वपूर्ण रखती है, क्वांटिटी नहीं। तादाद पे मत जाइए। पर फिर भी मैंने ये भी बताया कि तादाद भी आपके पास 8 घंटे का टाइम होता है। हाँ, हर इंसान को 24 घंटे मिले हैं। जब हम बोलते हैं ना कि टाइम ही कहाँ है, तो मैं बोलती हूँ ड्यूटी कितनी देर करते हो? 8 घंटे से ज़्यादा कोई नहीं करता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम मीडिया फील्ड वालों का तो 9-10 घंटा होता है, तभी भी आपके पास 6 घंटे बचते हैं। 8 घंटे से ज़्यादा थोड़ी सोते हैं। सच है। तो आप देखिए कि 24 घंटा ही मिला है सबको और काफ़ी टाइम होता है उसको बस मैनेज करना। हम प्रायोरिटी नहीं देते एक्चुअली। यदि हम प्रायोरिटी दे दें कि नहीं, इस रिश्तों में हमें टाइम देना ही है, और टाइम ही एक ऐसा क्या बोलना चाहिए, खाद है जिसे सींचा जा सकता है रिश्तों के लिए टाइम ही जो है वो खाद का काम करती है। सच बात है। तभी तो वो जो दरख्त है, जो फल, जो छायादार और जो फलदार वृक्ष है, परिवार की बात करें, रिलेशन, वो फलेगा और फूलेगा। इसी बीच अगर हम बात करें, क्योंकि अक्सर नौजवानों के बीच या लोगों के बीच ये धारणा रहती, कैरियर और रिलेशनशिप एक बड़ी, तो दोनों में कैसे बैलेंस को बनाया जा सके ताकि कैरियर भी बचा रहे और रिलेशनशिप भी स्मूथ चले। ना देखिए, ये एक थोड़ी विडंबना जरूर है कि जो एज लड़के या लड़कियों में रिलेशनशिप में आने की होती है, वही एज होती है उनके करियर को भी बनाने की। जी। मतलब जैसे ही वो अपनी कॉलेज लाइफ में आते हैं, उसी समय वो उनका अट्रैक्शन भी सबसे पीक पे होता है और उनके बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं कि वो रिलेशन की तरफ खिंचाते हैं, लेकिन वो अपने करियर की तरफ भी उनको फोकस रहना है। तो इसको तो बस अगेन वही है कि आप प्रायोरिटी के बेस पे ही बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि ये बात पक्की है, एनर्जी आप जहाँ देंगे वही चीज़ फलेगा फूलेगा। यदि आप 100% करियर में दे देंगे तो आपके रिश्तों में ज़रूर आपको कोई पार्टनर नहीं मिलेगा। यदि 100% रिश्तों में दे देंगे तो आपका करियर कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा, क्योंकि एनर्जी जहाँ जाएगी वहीं वो ग्रोथ मिलेगी। तो आज का, अब बोलिए। हाँ, बस यही है कि आपको डिवाइड करना है बहुत वाइसली। आज का जो युवा है वो कहीं ना कहीं संकोचित है। अच्छा, संकोच कर रहा है कि मैं रिलेशन तरफ जाऊंगा तो कैरियर छूट जाएगा, कैरियर की तरफ जाऊंगा तो रिलेशन, तो दोनों तरफ बैलेंस जो है वो बनाने की कोशिश करता है और ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपने आप को पीछे पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि अंदर से अपना वही अगेन कन्फ्यूजन का स्टेट हटा दें, कन्फ्यूजन फिर से वही नेगेटिव एनर्जी, हाँ, कंफ्यूज है,
वो हाँ, जो वो कहा जाए कि क्योंकि युवा ये कंफ्यूज ही है कि कैरियर को चुनूं कि रिलेशन को चुनता हूं तो कैरियर जाता है, कैरियर को चुनता हूं मगर दोनों तरफ बैलेंस जिंदगी के अहम मोड़ पर उसको लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं, इसको बहुत स्मार्टली कोई भी युवा चाहे तो वो बैलेंस आउट कर सकता है। यदि वो चाहे कि हाँ मुझे मेरे रिश्ते में इतना ही टाइम देना है, तो और सबसे बड़ी बात ना, हम क्या है इनसिक्योर हो जाते हैं कि यदि मैंने टाइम नहीं दिया तो मेरा जो पार्टनर है वो कहीं और चला जाएगा। ये जो इनसिक्योरिटी है ना, इसको छोड़ना होगा। आपके पास जो भगवान ने बना के भेजा है वो आपके साथ आना ही वाला है। सबसे बड़ी बात, जैसे माँ बाप ऊपर से रिश्ते बन के आते हैं, सेम ऐसे ही आपका पार्टनर भी ऊपर से बन के आता है। और इस फैक्ट को हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम सोचते हैं हमने ढूंढा है इसलिए वो मिला है, जबकि अगेन कोई भी रिश्ता जो है ना, ये भगवान के द्वारा बनाया हुआ है, ये इंसान का बनाया हुआ रिश्ता नहीं है। जैसे आप समझो, एक छोटे बच्चे को आप हाथ पकड़ के चलना सिखाते हो, माँ इस खुशफहमी में रहती है मैंने चलना सिखाया, पर आप बताओ जो बच्चा जिसकी माँ बाप नहीं है, क्या वो चलना नहीं सीखता है? सीख रहे, वो भी सीखता है। कितना खुश होता है, माँ फर्स्ट वीडियो बनाएंगे, मैं हाथ पकड़ के चलना सिखा रही हूँ, मैंने उसको पोएम रिसाइट कराना सिखाया, मैंने क्या क्या सिखाया। ऐसा सोचते हैं हम ही कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशंस को। पर आप देखो पैरेलल में यही विडंबना है कि जिनको नहीं सिखाया जा रहा वो भी तो सीख रहे हैं, वो भी पोएम रिसाइट कर रहे हैं, वो भी चल रहे हैं, वो भी सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर तो रहे हैं। सेम ऐसा ही है। हम सोचते हैं हम पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम पार्टनर के साथ बहुत एनर्जी दे रहे हैं ताकि ये मेरा बने, जबकि यदि वो आपका है या वो आपकी है तो वो आप ही के साथ रहने वाले। इसी बीच हम सोशल मीडिया का भी जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि सोशल मीडिया और मोबाइल रिश्तों को किस तरह से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की हम बात करें, मोबाइल, ये सबसे बड़ा रोड़ा माना जा रहा है। और हर बार विशेषज्ञ जो है वो इस पर टोकते भी है, रिसर्च भी कई सारे इस पर हुए हैं। तो किस तरह से मोबाइल और सोशल मीडिया को रिश्तों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं और इनसे कैसे बचाया जाना चाहिए अपने रिश्तों को? देखिए, मैं मोबाइल या सोशल मीडिया के खिलाफ तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये आजकल की ज़रूरत बन चुकी है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बिल्कुल अपने बच्चों को ये सब चीज़ों से दूर रख दीजिए, क्योंकि यदि वो इन सब चीज़ों से दूर हो जाएंगे तो पूरी दुनिया से कट जाएंगे। पर हाँ, उनमें ये विवेक पैदा कीजिए, उनमें ये समझ पैदा कीजिए कि ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और यदि बच्चों में ये समझ आ गई तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि वो खुद ही एक टाइम लिमिट बना सकते हैं, अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि मैं इतनी ही देर मोबाइल यूज़ करने वाला हूँ। इनफैक्ट रिश्तों के मामले में भी, जो हम दिन भर व्हाट्सएप पे लगे हैं, दिन भर चैटिंग में लगे, दिन भर फेसबुक अपडेट करने में लगे, दिन भर इंस्टाग्राम में लगे, ये खराब है। किसी भी चीज़ की अतिशयोक्ति खराब है, किसी भी चीज़ की लत खराब है। तो वो उसको यदि बैलेंस आउट कर लिया जाए तो, क्योंकि हम क्या करते हैं एक्सट्रीम लेवल पे, कुछ माँ बाप को मैं देखती हूँ कि वो अपने बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं करते। नहीं, इनको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, इनको लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। अभी भी, आज भी यदि मैं इंडिया की बात करूँ, 11th-12th क्लास के बच्चों को हॉस्टल्स में लैपटॉप और मोबाइल अलाउड नहीं है। अच्छा। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत इम्प्रैक्टिकल लगती है कि आपका बच्चा कनेक्ट कैसे होगा बाकी की दुनिया से। आप उसे वो हथियार भी दो हाथ में, लेकिन बताओ कि इस हथियार से कट भी सकता है कुछ, मतलब बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो उसे चाकू दो, मगर चाकू देने से पहले बता दो बेटा ये धारदार है, इसको संभाल के चलाना वरना नुकसान होगा, तो जो है वो घाव होने के अंदेशा है। आप देखो, मोस्ट ऑफ द रिश्तों में लोग जो है ना करेक्शन में लगे हैं, कनेक्शन नहीं बना रहे। जैसे कि किसी का बच्चा है, दिन भर मोबाइल में लगा है, मम्मी आएगी उससे मोबाइल छीनेगी, डांटेगी, 2 बात करेगी और रख देगी, या पापा आएंगे और वो टीवी को बंद कर देंगे या लैपटॉप को उठा के रख देंगे। ये तरीका नहीं है। आप कनेक्शन बनाइए अपने बच्चों से। आप वो कनेक्शन हम नहीं बनाते हैं और हम करेक्शन में लगे रहते हैं, तो वो हैबिट कभी भी करेक्ट होगी ही नहीं। यदि हमने कनेक्शन बना लिया तो बच्चे समझ जाएंगे कि कहाँ पे हमको सुधार करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता रही हूँ, भगवान जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसे ये सिखा के भेजता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कैसे खुद को संभाल के चलना है। आप देखो, 6 महीने का बच्चा जो घुड़ालिया चल रहा है, पलंग के किनारे तक आता है, नीचे झाँक के देखता है और वापस पलट के चला जाता है। क्या वो गिर जाता है? नहीं गिरता है। जगी हुई हालत में वो कभी नहीं गिरेगा। वो नींद में है और पलट के गिर गया, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जगी हुई हालत में वो झांक के नीचे देखता है कि इतना ऊंचा पलंग है, और वो या तो रुक जाता है या तो पलट के वापस चला जाता है। तो आप सोचिए कितना छोटा बच्चा, यानी भगवान ने हमें ये सेंस दे के भेजा है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे ऑपरेट करना है। फिर भी माँ बाप क्या है कि कंट्रोल हम ही करेंगे, या हस्बैंड वाइफ के साथ भी कहें, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ भी करें, हम अपने कंट्रोल फ्रीक इतने हो चुके हैं ना रिश्तों में, वो कंट्रोल फ्रीक होना छोड़ना पड़ेगा।
तब रिश्ते बेहतर से चलेंगे। बेहतर चलेंगे। इसी के बीच अब हम रिलेशनशिप पे बात चले आते हैं, क्योंकि अंतिम पड़ाव के दौर पे हम भी, हमारी चर्चा भी जो है चल रही है। ब्रेकअप और आगे की ज़िंदगी एक अहम सवाल है हम सब के लिए, और इस दुनिया में जहाँ रिलेशनशिप आम हो चुका है वहाँ भी ब्रेकअप के बाद खुद को कैसा मजबूत करें, क्योंकि लोगों में ब्रेकअप के बाद जो है वो लोग जो है वो आपस में खो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वापस वो रूटीन की ज़िंदगी में नहीं आते। तो ऐसे में ये सवाल कि किस तरह से संभाला जाए, किस तरह से अपने आप को मजबूत बनाया जाए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी कि ताली दो हाथ से बजती है। बिल्कुल। और मोस्टली ब्रेकअप में यदि मैं लड़के से पूछूं तो वो बोलेंगे कि सामने वाली ख़राब थी, और लड़की से पूछूं तो बोलेंगे लड़का ख़राब था, जबकि ताली दोनों हाथों से ही बजती है। तो कोई भी रिश्ता यदि टूट रहा है तो इसमें आप ज़रूर अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरे अंदर कहाँ कमी थी। हम मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% हम सामने वाले पे ही ब्लेम करते जाते हैं, और हम अपने आप को सोचते हैं कि हम बरी हो गए, लेकिन हम बरी नहीं होते। यदि आप उस टाइम रुक के खुद में सुधार लाने की कोशिश करेंगे ना, तो नेक्स्ट रिश्ता आप बहुत अच्छा अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल, तो सच है। पहली चीज़ तो कई ब्रेकअप्स ऐसे होते हैं जहाँ पार्टनर ये सोच लेता है कि अब तो मुझे आगे कुछ अच्छा मिलेगा ही नहीं। तो ये भी गलत है। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी संभावना है। यदि आप अपने रास्ते क्लोज कर रहे हो तो ये बहुत ख़राब है, मतलब ऐसा नहीं है, आपको ज़रूर आगे राह मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ कि यदि कोई ब्रेकअप हुआ है, आप ज़रूर एक बार एक लाइफ कोच से सजेशन लीजिए। आप ज़रूर कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अंदर से और ज़्यादा अपग्रेड होने की ज़रूरत है, आपको इवॉल्व होने की ज़रूरत है। Okay. जैसे ही आप अपग्रेड होते हो, इवॉल्व होते हो, आपकी एनर्जी ऑरा ही इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर आप अच्छे रिश्ते को अट्रैक्ट करते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम पहले तो ब्रेकअप के लूप में फंसते हैं, और उसके बाद हम डाउन एनर्जी में जाते हैं, फिर और ज़्यादा सैड होते हैं, फिर और डाउन में जाते हैं, और वो उसमें हम अंदर अंदर घुसते जाते हैं, जबकि हमको जाना था ऊपर। हमको प्रोग्रेसिव तरफ जाना था, हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है यदि, तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी ही पड़ेगी। हालांकि इस दौरान क्योंकि टूटे रिश्तों से सीख लेने की भी ज़रूरत होती है, तो क्या सीख लेनी चाहिए हमें? टूटे रिश्ते से क्या सीख लेनी चाहिए? मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगी कि टूटे रिश्ते से ये सीख लीजिए कि सामने वाला बेकार था। मैं हमेशा ये बोलूँगी, यदि वो रिश्ता टूटा है तो मेरी गलती कहाँ थी। मैं हमेशा इसी चीज़ पे फोकस करवाती हूँ कि यदि कोई भी रिश्ता टूटा है तो वहाँ मेरी गलती क्या थी। और मैं आपको एक सबसे मज़ेदार बात बताऊँ कि हमारा जो RAS है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमारे माइंड का एक ऐसा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको खुद गाइड करेगा कि आपकी गलती कहाँ है। जैसे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप अपनी 7th क्लास की किसी बैचमेट से कहीं मिले, और आपको लगा यार चेहरा तो मैं पहचान गया, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा इसका नाम क्या था। आप उससे हंस बोल के बात कर लिए, पार्टी में कहीं मिले और आप निकल गए, लेकिन आपको बार बार आपके दिमाग में उसका नाम क्या था, आप ध्यान नहीं आ रहा है। फिर आप भूल गए, उस पार्टी से आप घर आ गए, रात हो गई, सुबह आप ब्रश कर रहे हो और अचानक आपको याद आ रहा है कि उसका नाम ये था। ठीक है, ऐसा होता है, कई बार होता है, कई बार हुआ है आपके साथ भी। और कई बार आदमी नाम पूछने संकोच भी करता है। नहीं, मैं आपको ये क्यों बताना चाह रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ब्रेन का आपका RAS जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है। जब आप बोलते हो इसका नाम क्या है, वो लग जाता है कि सारी कायनात से ढूंढ के लाना है कि वो उसका नाम क्या था। वो 24 घंटा के अंदर, 48 घंटे के अंदर आपको याद दिला देता है कि इसका नाम ये था। क्या नाम? तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब आप अपने ब्रेन को, सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देते हो, तो वो आपके लिए उसका आंसर ढूंढ के लेके आता है। तो टूटे रिश्तों से बहुत कुछ सीखने तो मिल ही जाता है। हालांकि अब आइए, दोबारा प्यार करने से पहले क्या ज़रूरी है, और दोबारा प्यार करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और क्या ज़रूरी है? मैंने ये चीज़ अभी आपको बताया कि सबसे पहले खुद का इवॉल्वमेंट ज़रूरी है, खुद का अपग्रेडेशन ज़रूरी है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अभी ये रिश्ता टूटा, चलो हम शायद दूसरे से इसको फुलफिल कर लेंगे। लेकिन आपको सबसे मज़ेदार बात बताऊं कि जब आपके अंदर खालीपन है ना, तो वो खालीपन कोई भी बाहर से कोई भी रिश्ता भर नहीं पाएगा। जैसे कि सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती है। हाँ। मतलब समुद्र के पास ऑलरेडी इतना पानी है, फिर भी कोई भी नदी आपने नहीं सुनी होगी जो रेगिस्तान या मरुस्थल की तरफ जाए, क्योंकि उधर खालीपन है। इधर जो भरा हुआ है वहीं जा रही हैं सारी। सेम रिश्तों में ऐसा होता है, जो रिश्ते में आप फुलफिल होते हैं, जब आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं, तो आप अट्रैक्ट करोगे अच्छे लोगों को। यदि आप बोलोगे यार मैं तो बहुत ही दिल के टुकड़े टुकड़े वाली हालत में हूँ, तो आपकी तरफ कोई भी अच्छा इंसान, अच्छा बंदा अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो हमेशा खुद को फुलफिलमेंट वाली स्टेट पे रखिए।
एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप उसको कैसा गिफ्ट देते हैं। यदि वो बहुत बड़े ओहदे पे है, कोई समझ लीजिए प्राइम मिनिस्टर आपके घर आते हैं, तो आप अपने घर का सबसे बेस्ट गिफ्ट निकाल के उसको देंगे। लेकिन वहीं आपके घर में कोई भिखारी आएगा तो आप उसको 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये देंगे, उसको बेस्ट गिफ्ट निकाल के नहीं देंगे। ये क्या प्रूफ करता है? जहाँ कम है वहाँ कम ही दिया जाता है, जहाँ ज़्यादा है ऑलरेडी उनको ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी लोग ज़्यादा ही चढ़ाते हैं। सेम है रिश्तों में कि यदि आप अपने आप को फुलफिलमेंट के स्टेट पे रखेंगे ना, हैप्पी स्टेट में रखेंगे, आपके सारे रिश्ते बढ़ते जाएंगे, फुलफिलमेंट होते जाएंगे। यदि आप अपने आप को खालीपन वाले स्टेट में रखेंगे कि भाई मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, कोई भी अदर बंदा आके उसको फुलफिल नहीं करेगा। ये आप मान लो, थंब रूल है, खुद को करना पड़ेगा। और जाहिर से दुनिया का भी ये रीत है, दुनिया कि की ही रीत है। आपको जो है समझना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी रिक्त स्थान को भरेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, वरना आप तो फेल है। Yes. और यही हमको ज़िंदगी, वो एग्ज़ाम का वो रिक्त स्थान जो फिल इन द ब्लैंक है, वो भी हमको ये सीख दे रहा है आज के इसके बाद। अब आइए आज के दौर के रिश्तों पर आखिरी हम चर्चा करते हैं और अपनी इस चर्चा के उसको हम अंतिम पड़ाव पर लेके जा रहे हैं कि आज के दौर के रिश्ते पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आज लिव इन रिलेशनशिप पर आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है ये ज़रूर हमको देखना चाहिए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज के जो दायरे हैं उनको ख़त्म कर रही है और असुरक्षा की भावना और ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि यदि हम एज ए पेरेंट देखें तो हम कभी पसंद नहीं करेंगे कि हमारे बच्चे लिव इन रिलेशनशिप में हैं, और इनफैक्ट यदि मैं बोलूँ कि उन बच्चों की स्थिति भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं। आज आप शादी करके यदि अपनी वाइफ को घर में लाते हैं, आप सिक्योर्ड होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सिक्योर्ड होते हैं, मेरी वाइफ है, ये यहीं रहने वाली है। बट जब आप लिव इन रिलेशनशिप में होते हो, आपको एक दिन का भी सिक्योरिटी नहीं है, आज रात की भी सिक्योरिटी नहीं है, कल सुबह की भी सिक्योरिटी नहीं। तो आप अपना मेंटल स्टेटस देखो कि वो कितना फ्लक्चुएट करेगा। मतलब उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लिव इन रिलेशनशिप में उनके पास पूरी स्वतंत्रता है। आप अभी झगड़ा करो, कल वो सेपरेट हो सकते हैं। हाँ। मतलब 1 घंटे में हो सकते हैं, कल तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ। तो ये मैं नहीं सोचती कि ये कुछ अच्छी पहल है, और मैं वही जो हमारे पुरानी सामाजिक बंधन में बंधने की परंपरा है, इसी को ज़्यादा सही मानती हूँ। ऑनलाइन डेटिंग ऐप एक प्रचलन सा बड़ा है, होड़ सा लग गया है इस सोशल मीडिया के दौर में। तो ऑनलाइन डेटिंग के फ़ायदे और ख़तरे क्या क्या है? मैं तो बोलूँगी कि ज़्यादा खतरे ही खतरे हैं, क्योंकि जो भी ऑनलाइन है वो ऐसा दिखाया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जबकि हकीकत कुछ और होती है। ऑनलाइन की दुनिया कभी भी सच्चा आईना तो बन नहीं सकती है, और हकीकत की दुनिया अलग होती है। तो इसलिए ऑनलाइन डेटिंग ऐप के भरोसे लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हुआ है कि वो सोचते बहुत कुछ है, पर वो अंदर बहुत कुछ निकलता नहीं है। बदलते समय में रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौती जो है, सबसे बड़ी चुनौती आपके नज़र में क्या है? रिश्तों में सबसे ज़्यादा प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्यार को भी यदि मैं कहूँ कि सच्चा प्यार होना चाहिए और अंदर से विश्वास होना चाहिए। डाउट की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उनको कहीं से भी, मतलब रिश्तों को दिल से निभाइए तो वो बहुत लंबे चलेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। आज हमने जाना कि रिश्तों को भरोसे, प्यार, मोहब्बत से किस तरह से आपसी जो है कम्युनिकेशन जो है, इसमें संवाद कितना अहम है। हमारे एक्सपर्ट ने ये भी बताया कि झगड़ा, तनाव में प्यार और आपकी समझदारी जो है वो रिश्तों को एक मजबूती के साथ जो है वो रिश्तों को बचा सकती है। जिस तरह से पेड़ को पानी और खाद की आवश्यकता होती है, उसी तरह आपके प्यार के, आपके समय की इस रिश्ते में काफ़ी अहमियत है। तो आप भी अगर अपने रिश्तों को लेकर के संजीदा है और सजग है तो इन तमाम बातों का ख्याल रखें। फिर नए मोड़ पे हम मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर चर्चा करते हुए किसी नए एक्सपर्ट के साथ। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मनीषा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त दिया और उन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा किया, विषय पर चर्चा किया, जिसको जानना और समझना आज की वक्त की दरकार है। मैं अपने चैनल पे भी काफ़ी ज़्यादा रिश्तों से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ, तो यदि ऑडियंस चाहें तो वो देख सकते हैं जॉयफुल लाइफ बाय मनीषा अग्रवाल में।